सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर देना बेटा, अगर कोई भी ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो एक बार प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना सभी लोग, ठीक है? चलो। सो आज हमारा ये सेकेंड थर्ड क्लास है अपना क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन में बेसिकली पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे दूं आप लोगों को क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, बिकॉज ये क्रैश कोर्स का क्लास है तो एक ही क्लास में पूरा कवर करना है। तो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो बेसिकली तीन मेजर टॉपिक्स होते हैं इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के। एक तो होता है रॉल्स लॉ, जिसके अंदर हम लोग आइडियल, नॉन आइडियल, एजोट्रॉपिक ये सब कुछ पढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना? कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कितने टाइप्स की हैं, उस पे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते ही आते हैं पेपर में। एंड थर्ड एंड लास्ट है हम लोगों का हैंडिस लॉ और उसके एप्लीकेशन। मतलब एक तो हम पढ़ेंगे कि जब लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं तो क्या क्या होगा, उसके अंदर पूरा रॉल्स लॉ कवर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे एक सॉलिड लिया, उसको लिक्विड में डाला तो क्या क्या होगा, उसके अंदर पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर किसी गैस को लिक्विड में डाल दे तो क्या क्या होगा। तो उसमें हमारा पूरा हैंडरिज लॉ कवर होने वाला है। तो यही रहने वाला है हम लोग का पूरा आज का शेड्यूल। तो ध्यान से समझना सभी लोग, कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो वहीं पे पूछो, है ना? बिकॉज ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा स्पीड हल्का सा फास्ट करके चलेंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आता है तो तुम लोग पहले मुझे बताना एक बार, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, है ना? तो ध्यान से समझना बेटा, ये रॉल्स लॉ क्या था बेसिकली। तो रॉल्स लॉ ये था कि अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो मेरे पास एक बीकर है, रुको मैं यहाँ समझाता हूँ पहले। मान लो मेरे पास कोई एक लिक्विड है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ कि दिस इज लिक्विड ए, है ना? इसको मैंने नाम दिया कि लिक्विड ए है। इसी तरीके से एक और लिक्विड है मेरे पास, इसको मैंने नाम दिया है लिक्विड बी। क्या नाम दिया है? लिक्विड बी। और जब इन दोनों को मिला दिया एक साथ तो ये दोनों इसके अंदर, मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों आ गया। तो इसके अंदर है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। अब इसी में आप किसी एक को बोल दो सॉल्यूट, बोल देते हैं, और किसी एक को बोल दो सॉल्वेंट। तो जो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हो गया और एक सॉल्यूट हो गया, है ना? तो इन दोनों को लिया और लिक्विड बना दिया। अब देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वही चीज यहाँ पे समझना है, फिर आप रॉल्स लो बड़ी इजीली समझ जाओगे। ये डेफिनेशन समझाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो हुआ क्या, मान लो लिक्विड ए है तो इसके बीच जो पार्टिकल होंगे इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैं बोल रहा हूँ इनके पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ए, मतलब पार्टिकल ए और पार्टिकल ए के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेट से उसका नाम दे दिया एफ राइट। उसी तरीके से जो पार्टिकल बी और बी है इनके बीच भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसको मैंने बोल दिया बी, है ना? अब जब ये दोनों एक साथ मिल गए तो यहाँ ए और बी आ गए, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा ए और बी के पास, है ना? तो तीन तरीके का फोर्स आ गया। एक ए और ए के बीच लग रहा है, एक बी और बी के बीच लग रहा है, और एक दोनों को मिक्स करने पे लग रहा है। अब देखो ये प्योर लिक्विड है तो इसके प्रेशर को बोलेंगे पी ए नॉट। तो इसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, याद रखना क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर। तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ना उसको बोलेंगे पी ए प्लस पीबी। ध्यान देना ये पीटी के इक्वल होगा। तो ये मत सोचना कभी भी कि पीए नॉट प्लस पीबी और पीए नहीं, पीए प्लस पीबी। पीए और पीबी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पीए नॉट और पीबी नॉट बी तो वो है कि जब उसमें किसी को मिक्स नहीं किया, अकेले जो प्रेशर है उसको बोला हम लोगों ने कि ये पी नॉट है, पार्शियल प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, है ना? जब उसको मिक्स कर दिया, जब उसको हमने मिक्स कर दिया तो अब वो क्या हो गया, पीए प्लस पीबी। तो इस पीए को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मीनिंग समझे आप? यानी जब दो चीजों को मिला देते हैं और फिर कोई पूछे कि बताओ इन दोनों चीजों को मिलाने पे अब ए का कितना प्रेशर है, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। दो मिला दिया ए और बी और फिर मैं बोल रहा हूँ बी का बताओ, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करते हैं। और ये पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का बेटा प्योर वेपर प्रेशर। तो यही है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा पीए प्लस पीबी के, है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी। अब इसी में अलग अलग कहानी पढ़ेंगे कि अगर ये टोटल प्रेशर इनके सम के इक्वल आता है तो आइडियल सॉल्यूशन, अगर नहीं आता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं आता है तो क्या होगा, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा,
उस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को भी समझेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। एक लिक्विड को लिया, दूसरे लिक्विड में मिलाया और टोटल प्रेशर निकाल के देखा कितना आ रहा है। इसी को बोलते हैं रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, रॉल्स के दो लॉ है, एक नॉन वॉलेटाइल और एक वॉलेटाइल के लिए। तो नॉन वॉलेटाइल वाले को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ वॉलेटाइल के लिए। तो दिस इज द रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, यानी पीटी जो है वो किसके इक्वल आ गया, पीए प्लस पीबी के इक्वल। तो जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, एक बार समझ आ गया है सबको ये? डन। चलो, तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या था। तो इन सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में, तो जो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी ये जो पीए और पीबी नहीं निकाला था हम लोगों ने, इस पीए और पीबी की वैल्यू कैसे निकलती है? पीए जो होता है वो पी नॉट ए जो प्योर प्रेशर था मल्टीप्लाई बाई द मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर मुझे पीबी निकालना होता, तो पीबी को मैं कैसे लिखता बताओ, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, यानी प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग पार्शियल प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी पी ए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पीबी इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। एक्स ए मोल फ्रैक्शन हो गया, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन था, वही वाला जो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, कि पी ए इज इक्वल टू एक्स नॉट पी नॉट ए, पीबी इज इक्वल टू एक्स नॉट पी नॉट बी। तो पीटी कितना हो गया, पी ए प्लस पीबी, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। यानी जो टोटल प्रेशर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो निकल के आ रहा है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारा टोटल प्रेशर निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ। अब देखो किस तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो इसको। तो ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, तो ये रहा टोटल प्रेशर। अब आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, वन। तो मैं चाहूं यहां से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स ए होगा ना एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। तो बस वहां पे वही किया, एक्स ए की जगह आप क्या करो, एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी की जगह वैल्यू पुट कर दो वन माइनस एक्स ए। तो जैसे ही आप वैल्यू वन माइनस एक्स ए पुट करोगे आपका ये आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उन सबको पता होगा ये, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है बेटा, दो तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऐसे, स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ, स्लोप जीरो होगा तो ऐसे। तो ये तीन तरीके के ग्राफ होते हैं, है ना। तो चलो ग्राफ कैसे बना है ये देख लो एक बार। तो मैं भी बना देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ भी आ जाए। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स जो एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको ना नीचे वाला, वहां पे हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्स भी वन है। भाई मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि दो चीजें हैं। अब एक जीरो है यानी एक पूरा होगा टोटल। अब एक्स ए यहाँ बढ़ते 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 एक्स ए वन हो गया, तो यहाँ पे एक्स भी घटते घटते कितना हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। और स्ट्रेट लाइन का कैसे कर्व बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व बन रहा है, तो ये बन गया। यानी ये वाली लाइन जो है वो किसकी है बेटा, पीए की। ये लाइन किसकी है, पीए की। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन हो गई। तो क्या यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट ए नहीं हो गया होगा, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, तो एक्स ए वन हो गया, तो ये पी नॉट ए हो गया होगा। सिमिलरली पीबी के लिए जो वैल्यूज बनी है वो ऐसे इंक्रीज करती गई, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया ये पी नॉट बी। जब इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारा निकल गया टोटल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर का लाइन निकल गया जो कि पी ए प्लस पीबी के इक्वल था। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉल्स लॉ का। समझ आया सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं बेटा कि क्या है हमारा और किस तरीके से ये डायग्राम पूरा बनेगा।
अब क्या है लिमिटेशन रॉल्स लॉ का? तो रॉल्स लॉ ओनली वर्क फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, कि रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ टू रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, कि ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से आप इसको समझोगे आइडियल सॉल्यूशन को। तो बेसिकली बेटा, दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, यानी जो पीटी की वैल्यू है वो पीए प्लस पीवी के इक्वल है, यानी दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। उसको क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए, इसको हमने क्या नाम दिया था? एफ ए ए। इसको क्या नाम दिया था? एफ बी बी। और इसको क्या नाम दिया था? एफ ए बी। डन। तो क्या बोल रहा हूं कि दो सॉल्यूशन विच रोबे ओल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, राइट। नाउ व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए बी बी इज सिमिलर टू ए बी, देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ए के बीच है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच है, उतना ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच है, और उतना ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी हो। मतलब जब ये तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए, है ना, यानी व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी इज सिमिलर टू ए बी, देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो ए और बी क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये हमारा बता रखा है कि इन एन आइडियल सॉल्यूशन द फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये दिखा रहा है, आर एक्सट्रीमली द सेम एज दोस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल क्या है? बराबर है दोनों के बीच, कोई भी फर्क नहीं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की, मतलब अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, कैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ भाई ये तो आइडियल सॉल्यूशन है? तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की? तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की, देख लेते हैं जल्दी से। तो रॉल्स लॉ इज ओबेड, है ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, मतलब रॉल्स लॉ ओबे होना चाहिए। दूसरा है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मतलब देयर शुड नॉट बी एंथैल्पी चेंज व्हेन द कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, है ना, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो, देयर शुड नॉट बी एंथैल्पी चेंज व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, ठीक है। अब देखो बेटा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब दो लिक्विड को मिला रहे हो तो वॉल्यूम भी लिक्विड का चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो दो लिक्विड को मिलाने पे कोई एनर्जी निकलेगी, गर्म होगा, कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो आइडियल कहलाएगा। दूसरा कि जब दोनों लिक्विड को मिक्स करो तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब एक और 1 लीटर ऐड किया तो 2 लीटर ही आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन हेक्सेन हो गया, एन हेप्टेन हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल आयोडाइड हो गया, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में पूछता है कि बताओ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आर एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या? तो सीधा आप बता सकते हो अगर आपको एग्जांपल याद रहेगा तो कि ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगा इसके लिए? पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इसके लिए हमारा पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव आता है, डेल्टा जी मतलब एंट्रोपी चेंज तो होगा, रेंडमनेस बढ़ेगा, और डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए। तो ये सारा है भाई आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें से एक भी चीज भूलना नहीं है, सबको ही याद रखना। क्या क्या? पहला डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मतलब कोई भी हीट वेट कोई रिलीज नहीं होगा, ना निकलेगा, कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एस एंट्रोपी रेंडमनेस बढ़ेगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी को बताता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं नॉन आइडियल। तो भाई अगर जो इस इक्वेशन जो था पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी डॉट बी एक्स बी, अगर जो इसको फॉलो कर रहे थे वो तो थे आइडियल, लेकिन जिसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है,
उसको हमने बोला था कि ये नॉन आइडियल होगा। अब एक बात बताओ, बराबर नहीं आने का क्या मतलब है? तो बराबर नहीं आने का मतलब यही है ना कि आइदर पीटी की वैल्यू ज्यादा आएगी जितना हम सोच रहे थे, या पीटी की वैल्यू कम आ रही है। तो अगर वैल्यू ज्यादा आती है या कम आती है तो उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलोगे। तो अगर वैल्यू ज्यादा आ गई तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, कि जितना वेपर हमने सोचा था उससे ज्यादा वेपर बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर पीटी की वैल्यू कम आ गई, यानी जितना वेपर हमने सोचा था उससे कम आया, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कब ये पॉजिटिव डेविएशन होगा और कब ये नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है। बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है वाली चीज? आई हो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक? डन। चलो, तो ये हो गया भाई। when the force of attraction between AA and BB is different from AB, then AB form non-ideal solution। अब इसकी क्या क्या कहानी है भाई? पहला, रॉल्स लॉ इज नॉट ओबेड, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये इसकी कहानी हो जाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है। तो कितने टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से देखो। तो पहला, एक पॉजिटिव डेविएशन जो मैंने अभी बताया, और एक होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, और एक हो जाएगा द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को जो शो करेंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स होंगे। देखो अब, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है दोनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को, कि पॉजिटिव डेविएशन में पीटी की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ आया? पीटी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। चलो, देखो बेटा जरा, तो क्या कहानी बोल रहा हूं मैं, कि अगर पॉजिटिव डिवीजन है तो पीटी की वैल्यू ज्यादा होगी, पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, एक्स बी। और अगर नेगेटिव डिवीजन है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब देखो, अब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट सॉल्यूट का है और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का है, अगर तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी वाला है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, खुद सोचो, अगर वो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, खुद सोचो, कोई लिक्विड फॉर्म में है, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी से गैसेस में कन्वर्ट होगा, है ना? यानी ज्यादा वेपर बनाएगा। तो वही चीज है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी आप ऐसा दो लिक्विड लेते हो जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, एज कंपेयर टू जितना उनका ओरिजिनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में था, तो अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली ज्यादा वेपर बनेगा, और वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है। यानी द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज वीकर एज इंटरेक्शन फाउंड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? कंफर्म करो बेटा एक बार। क्लियर है ये चीज?
जस्ट वेट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख पा रहे हो, द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज वीकर एज इंटरेक्शन फाउंड इन एनी वन ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा इज वीकर एज इंटरेक्शन फाउंड इन एनी वन ऑफ द प्योर कंपोनेंट, है ना। दूसरा देखो, द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज मोर देन द इंटरेक्शन फाउंड इन एनी ऑफ द प्योर कंपोनेंट। भाई इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके चलते कम ही बनेगा। बात समझ रहे हो, तो इसके चलते कम का फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। ठीक है, देखो वही चीज बताया यहाँ पे कि ए और ए, बी और बी मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ए बी। तो अगर भाई ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर ज्यादा, ज्यादा है तो वेपर कम। ठीक है, अगला देखो, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, राइट। सो देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। दूसरा क्या है कि देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। यानी भाई यहाँ पे वॉल्यूम में भी और एंथैल्पी में भी, दोनों में क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों में क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। जबकि उसमें वैल्यूज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। देख रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस मतलब जो एंट्रोपी चेंज है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव आने वाला है। क्लियर है। तो आपने ये चीज देखी होगी, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू हर केस में पॉजिटिव नेगेटिव ही आ रही है। ठीक है, ये एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना, कॉमन चीजें हैं कि डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है हर दोनों केस में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है, तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है देखो, तो पहला है H2O और मिथेनॉल, मतलब वाटर एंड मिथेनॉल। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हो गया C2H5, मतलब अल्कोहल और हेक्सेन। फिर हो गया अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोराइड। सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल देखो, वाटर हो गया और मैथनोइक एसिड हो गया, H2O और एसिटिक एसिड हो गया, H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो वेपर उतना बन नहीं पाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो ये ग्राफ का क्या सीन है भाई, कैसे इस ग्राफ को समझते हो आप लोग, है ना। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि किस तरीके से आप वो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है मैंने, कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें भी अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो आप सब चीजों को नीचे कर दो। देखो जैसे ये था हम लोग का टोटल प्रेशर वाला लाइन, है ना। अब देखो ये था टोटल प्रेशर वाला लाइन, तो अब ये इसके सब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है बेटा, बताओ जल्दी ये चीज। ये ऊपर जाने का मतलब क्या है, हर चीज पॉजिटिव हो गई, मतलब ये एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, ये उसके ऊपर हो गई, मतलब थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव का है। ये टोटल प्रेशर का लाइन था डैश वाला, ये इसके ऊपर हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का। तो उसी ग्राफ में सबको थोड़ा थोड़ा क्या कर दोगे, ऊपर ऊपर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मेन लाइन है आइडियल सोल्यूशन की, ये घट गई, तो अगर घट गया तो इसका मतलब सब नीचे नीचे आ गया,
इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन का। ये देखो यहाँ भी घट गई वैल्यू, और टोटल प्रेशर की वैल्यू भी यहाँ पे घट चुकी है। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स को भी समझ सकते हो। क्लियर है ये चीज? बताओ एक बार कंफर्म करो। डन। देखो अब आता है हम लोगों के पास एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स, कि भाई ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप इस एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स को डिफाइन करते हो, है ना। तो वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम द आइडियली लेड टू द स्पेशल केस ऑफ मिक्सचर नोन एज एजियोट्रॉप, है ना। तो एजियोट्रॉप्स को एक हम स्पेशल नाम से जानते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे आर आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मतलब एजियोट्रॉप्स बेटा ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो प्योर लिक्विड की तरह एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। आप सबको पता है कि मान लो कोई प्योर कंपोनेंट है, मेरे पास सिर्फ वाटर है, तो 100 डिग्री पे बॉईल कर जाएगा, बट उसमें आपने शुगर डाल दिया तब वो 100 पे बॉईल नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, 100.01 हो गया, 100.02 हो गया। समझ रहे हो बात? तो प्योर लिक्विड में अगर कुछ भी डाल देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। एजोट्रॉपिक कुछ ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर्स होता है जो बॉईल करते हैं सेम टेम्परेचर पे, जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। इसीलिए इसको बोलते हैं कि दे आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट विच बॉईल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। तो एजोट्रॉप को कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले ये लिक्विड मिक्सचर होते हैं विच डिस्टिल्स ओवर विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, a boiling liquid mixture at the azeotropic composition produces a vapor of exactly the same composition and the liquid does not change its composition as it evaporate। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा समझ सकते हो। यानी बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एटोट्रोपिक मिक्सचर का एक ऐसा वेपर प्रोड्यूस करते हैं जिसका कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम होता है लिक्विड और वेपर फेस में। अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो भी ना आइडियल किसके एग्जांपल थे, जो भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए थे किसके, नेगेटिव डेविएशन के, तो जो भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो भी एग्जांपल थे हमारे पॉजिटिव डेविएशन के वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझ रहे हो, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जैसा कि नेगेटिव डेविएशन में था। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो कौन से टाइप का एजियोट्रॉप्स बनाएंगे बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो बस वही वाले एग्जांपल्स यहाँ भी लिख देने हैं सेम टू सेम। चलो समझ लेते हैं एक बार। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, देखो ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग large positive deviation from the Raoult's law from a minimum boiling azeotrophs which boil at a temperature lower than the boiling point of its component A and B, उसी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन थे, जितना सोच रहे थे उससे पहले ही बॉइल हो गए, है ना। तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्लियर है? यानी द नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs which boil at a temperature lower than the boiling point of its component A and B। एग्जाम्पल हो गया वाटर बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनो, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई? So the non-ideal solution showing a large negative deviation from the Raoult's law form maximum boiling azeotrophs which boil at a temperature higher than the boiling point of its component A and B respectively। ठीक है, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो शो करते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन को रॉल्स लॉ से। तो सिंपली याद रख लेना, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
ठीक है, अब चलते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब हमें करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बारे में स्टडी। तो एक पोर्शन हमने पूरा कवर कर लिया जो हमारा रॉल्स लॉ था, जिसके अंदर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो भी था, इस पूरे को हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे समझोगे चलो देखते हैं। सो द प्रॉपर्टी which are dependent on nature of particle are constitutional properties like electric conductance. So basically अगर आपको डिफाइन करना है ना, कि ऐसी चीजें जो सिर्फ नेचर ऑफ पार्टिकल या उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। अब इसी के अंदर आता है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो जो भी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, आपने शुगर लिया है या सॉल्ट लिया है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है कि 2 ग्राम लिया है। ठीक है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर, शेप, साइज, बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, the properties of the solution which are dependent only on the total number of particles relative to the solvent solution or total concentration of the particle in the solution, and they are independent of shape, size, nature, charge of the particle. ठीक है, अब देखो, तो हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं: osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point। तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन करके सभी को। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो होता क्या है बेटा, कि इन अ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, मान लो सिर्फ लिक्विड वाटर ले लिया, उसमें अभी कुछ मिलाया नहीं है, तो जो एंटायर सरफेस होता है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड हो जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट के द्वारा। नाउ अब उसमें जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कोई सॉलिड, जैसे आपके पास ये कोई प्योर लिक्विड है, इस लिक्विड में आप कोई सॉलिड ऐड कर रहे हो, तो उसी को बोला हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे टू द सॉल्वेंट, the surface now has both solute and solvent molecules. Thereby, the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced. यानी अब क्या हुआ, पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट कवर करके बैठा था सरफेस, अब जैसे ही आपने सॉल्यूट को डाला, सॉल्वेंट का जो सरफेस कवर करने का जगह था वो थोड़ा कम हो गया। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोनली, मतलब पूरा का पूरा, ड्यू टू द सॉल्वेंट अलोन at the same temperature, the vapor pressure of the solution is found to be lower than that of the pure solvent। तो उससे क्या हो गया, ये उससे थोड़ा सा ये कम हो गया। तो देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है जब इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, तो प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे खूब सारा वेपर प्रेशर बनेगा। जैसे ही हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा डाल दिया एटमोस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, रेड रेड वाला दिख रहा है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसके प्रेशर में डिक्रीज हो गया, समझ गए। तो लोअर वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होने लग गया जैसे ही हमने डाला। देखो यहाँ पे कितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे लोअर हो गया वेपर प्रेशर। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका एक एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ लिखा भी है, फिर दोबारा लिख देता हूँ। इसको एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। क्या क्या है मैं समझा देता हूं एक बार। देखो, ये है पी नॉट, इसका प्रेशर, यानी प्योर स्टेट का प्रेशर। जब मिक्स कर दिया उसके बाद का प्रेशर है ये पीएस, है ना। यानी जब उसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया तो उसका प्रेशर क्या बोला है मैंने, पी नॉट। पी नॉट हो गया वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, है ना, प्योर स्टेट में। जब उसके अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक हो गया हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो क्या हो रहा है, हमें पी नॉट पता लग गया है,
फिर हम लोगों को क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है ना। तो अब देखो, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब क्या होता है भाई, घट गया। तो पी नॉट यानी ज्यादा था, तो पी नॉट माइनस पी एस, और रिलेटिव के लिए पी नॉट से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखो, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो एन अपॉन एन प्लस एन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा केस आ जाए कि बहुत ही डाइल्यूट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड के केस में ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, है ना। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब समझ गए, कि मैंने बोला कि भाई खूब सारा वाटर है उसमें, जो सॉल्यूट डाले हो वो 1-2 ग्राम है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये एन प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, सीधा कैपिटल एन, क्योंकि एन बहुत ही कम अमाउंट में डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्वेंट ले लिया है हमने। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। डन, समझ आ गया। आई होप क्लियर है यहाँ तक। डन, चलो। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी सबसे पहले कोई बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे भाई, कोई बोलता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, कब बॉइल होने लग जाएगा, डिफाइन कैसे बोलोगे, तो बोलोगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी वी नो दैट विद द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, a non-volatile liquid to a pure solvent, the vapor pressure of the solution decreases. अभी अभी पढ़ा। Therefore, to make a vapor pressure equal to the atmospheric pressure, we have to increase the temperature of the solution. Now, this difference in boiling point of the solution and the boiling point of the pure solvent is known as boiling point, elevation in boiling point. समझ गए। यानी जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल, ये बेटा लिक्विड नहीं है, नॉन वॉलेटाइल ना सॉल्यूट है, तो जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो एक प्योर सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। इसीलिए टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि तुम चाहते हो ना कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो वही है जब वेपर प्रेशर और वो बराबर हो जाए, तो उसको इक्वल करने के लिए आप क्या करते हो, यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। सो इसी डिफरेंस को, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे समझते हैं इसको फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, देखो, एक तो प्योर लिक्विड हो गया, जिसको मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बोल दिया टीबी। डन, टीबी नॉट बोल दो। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बेटा, टीबी। अब एलिवेशन किस क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी एलिवेशन, वो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यही हो गया बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो कंसंट्रेशन टर्म में किससे रिलेट करता है, मोलैलिटी से। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे के भी लग जाता है, जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट, और बाकी मोलैलिटी लग जाता है पूरा एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा टीवी का। मोलैरिटी को आप फर्दर लिख सकते हो, मास ऑफ द सॉलिड अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस तरीके से केबी को बोलोगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आप इस तरीके से पूरा डेराइव कर सकते हो एक्सप्रेशन, और इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये कैसे है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor phase in the solid phase, है ना। यानी अब ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करोगे, एडेड टू अ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअर टेम्परेचर। तो इसका क्या एक्सप्रेशन आ जाता है भाई? तो वही, मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मान के चलो, प्योर सॉल्वेंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू टी एफ नॉट। उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टी एफ। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा बताओ? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा भाई निकल के? तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा निकल के, वो होगा बेटा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये याद रखना है। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सेम ये जो डेल्टा टी एफ होता है, जस्ट लाइक टीवी, ये डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? के एफ, मतलब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। इस के एफ को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और जाइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मोलल एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। तो डेल्टा टीएफ आपको निकालना आ गया, और इसी तरीके से आपने इसकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, समझ आ गया क्या? बताओ एक बार जल्दी से। अब नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या कहानी है? देखो कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि whenever the semi permeable membrane is placed between the solution and solvent, it is observed that the solvent molecule enter the solution through the SPM membrane and the volume of the solution increases. Now the SPM allow only solvent molecule। SPM एक तरह से चाय छन्नी की तरह काम करता है। चाय छन्नी क्या करता है? चाय को नीचे आने देता है, चाय पत्ती को ऊपर ही रख देता है। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक द सॉल्यूट। दिस फिनोमिना ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी permeable membrane from a pure solvent to a solution, or we say from a dilute to a concentration solution, is called osmosis। ये याद रखना है। इसको क्या बोलेगा? ऑस्मोसिस बोलोगे बेटा, ठीक है। इसको क्लियर है? यानी द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट, है ना। यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेशन, या फिर बोल दो सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द प्रेशर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो ये हो गया भाई हमारा प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये क्या अलाउ करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देगा, सॉल्यूट को करने देगा ही नहीं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी कहानी देखो। यहाँ से गया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं जा पा रहा है। ये रहा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, ये देखो ये ऊपर तक आ गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब इसी को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका एक्सप्रेशन होता है पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू सी आर टी। तो सी आर टी इसका एक्सप्रेशन होता है बेटा। तो पाई पाई रहा, सी को लिखते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एन हो गया नंबर ऑफ मोल, वी हो गया वॉल्यूम, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी हो गया टेम्परेचर। तो
कल ट्राई करेंगे कि कल इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, क्योंकि आज की तो पूरी क्लास में बस यही सॉल्व हो पाया है। तो ध्यान से समझना। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। तो आइसोटोनिक का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनको बोलेंगे आइसोटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है देन दैट ऑफ सराउंडिंग, उसको हाइपो, और जिसका हाइयर होगा उसको हाइपरटोनिक। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट क्लास है, मतलब कल की क्लास में ट्राई करेंगे एक क्लास करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का देखेंगे, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अभी तक आप लोग ये पूरा रिवाइज कर लेना जो मेन चीजें हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और जो सॉल्यूशन है, ठीक है। इस पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, रॉल्स लॉ को। नेक्स्ट क्लास में हेनरीज लॉ भी देख लेंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। टिल थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां डिस्कस करेंगे।